हुकूमत गिराते गिराते खुद पीडीएम पारा पारा हो रही है। हुकूमत से इस्तीफे मांगते मांगते खुद इस्तीफों पर इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर सिलेक्टेड के इल्जामात लगाते लगाते आज नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद एक दूसरे को सिलेक्टेड होने का ताना दे रहे हैं। और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि नून लीग बराह रास्त पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त किसी धांधली का नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली का नतीजा थी। यह इंकशाफ इसलिए भी अहम है क्योंकि नून लीग के एक सीनियर रहनुमा की जानिब से यह सामने आ चुका है। जब पीपल्स पार्टी किसी हिकमत अमली के तहत खुद ही अपने 7 वोटों को टेक्निकली रिजेक्ट करा के वो चेयरमैन की सीट उसने संजरानी साहब को पेश कर दी। आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली खुद ही रिजेक्ट करवाए पीपल्स पार्टी ने ये वोट? नामों पे मोहरें लगी हैं। अब ये बात सामने आई है कि खुद पीपल्स पार्टी ने उन अरकान को कहा था कि वो नाम के ऊपर मोहर लगाएं। क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी अपनी गलती की वजह से आ रही है, या ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर अपने आप को हरवाया? जो भी सूरत है इसके अंदर उनकी मर्जी शामिल थी। हैरान कुन इंकशाफ यह है एहसन इकबाल साहब का। और अगर नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर यूसुफ रजा गिलानी को हरवाया, तो सवाल यह पैदा होता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। नून लीग इससे पहले भी पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर चुकी है कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए। साथ ही साथ नून लीग इस बात पर भी जोर दे रही है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहती है तो फिर तहरीक अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है, क्योंकि अब तो कानूनी तौर पर भी पीपल्स पार्टी कम अज कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जवाब मिल चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलने के इम्कानात कम है। इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एहसन इकबाल साहब ने कल कहा कि एक बाकायदा स्ट्रेटेजी के तहत 7 वोट मुस्तरद करवाए गए और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी ने जितवाया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये उनके ज़रखेज़ ज़हन की इख्तरा हो सकती है। ऐसी इख्तराएं उनका ज़हन में बहुत आती हैं, क्योंकि जब बंदे ने सोचना ही नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव चीजें ही बंदे के ज़हन में आती हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल बात है, वो कोई गलत वोट नहीं थे, वो दुरुस्त वोट थे। खाना एक ही था जिसके अंदर लगाना था। इवन जब संजरानी साहब आकर बैठे, उन्होंने भी डिप्टी चेयरमैन के लिए वही अनाउंसमेंट की है। नंबर 1। नंबर 2, हमने कतई तौर पर किसी जगह पे नून लीग के साथ अपोजिशन लीडर का कोई वादा नहीं किया था। डिप्टी चेयरमैन के लिए एक कमेटी बनी है, डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो उसमें डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना था। उसमें भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जो था उसको हदायत थी कि आपने किसी तरफ वोट नहीं कास्ट करना, क्योंकि हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियां उम्मीदवार थी, 2-3 पार्टियां, उनमें से कोई भी पार्टी, हमें नहीं प्रॉब्लम उसका। तो उन्होंने, चूंकि नून लीग हमेशा उसकी कोशिश होती है, देखिए एक प्रिंसिपल फैसला है, जिसकी मेजोरिटी होती है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, वो बनती है अपोजिशन लीडर। ये इधर लेकिन यहाँ कलामी की माफी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिसकी मेजॉरिटी होती है सियासी तौर पर, और उसूल भी यही है पार्लिमानी सियासत के, कि उनको दिया जाए। लेकिन ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एग्री हो चुकी है ना ये सारी चीजें। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि राजा परवेज अशरफ साहब एग्री कर चुके हैं पार्टी के बिहाफ पे। उसी मीटिंग में शायद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे, क्योंकि मैंने एहसन साहब से ये सवाल कल रात को किया कि पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप ने तो आपको यस कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये एग्री कर चुके थे सारे। तो पीपल्स पार्टी को बाप के वोट लेने से पहले अगर हमसे बात कर लेते, हम उन्हें वोट दे देते अपने। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने खुद से एक बंदे को नामजद कर दिया, आजम नजीर तारड़ साहब को। इनको पता था ये पीपल्स पार्टी के इरिटेंट है, और ये पहली बार हुआ हो तो हम समझे कि शायद ये बड़ा इन्होंने मासूमियत में कर दिया है। राना मकबूल साहब को इन्होंने टिकट दिया था। उनकी 6 साल की कारकर्दगी में कभी आपने सुना हो कि राना मकबूल ने हाउस के अंदर उठकर ये बात की है? कोई उनका बड़ा नाम हो कोई काम करने में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर? सिर्फ एक उनके पार्ट पे जाता था कि उन्होंने आसफ अली जरदारी की जुबान काटी थी। उनको उसके इनाम के तौर पर सेनेट का टिकट दिया। अब इन्हें पता था आजम नजीर तारड़ की पे इशू आएगा। पहले किसने दस्तखत करवा के दिए हैं? संजरानी साहब को। ये लेकर गए, और फिर उसके बाद ब्लेम हम ही कर रहे हैं। अब दिलावर खान साहब जो पहले नून लीग, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर इनके साथ हो तो सारी दुनिया ठीक है, इनके साथ ना रहे तो वो गलत है। तो दिलावर खान ने कहा कि मेरे साथ ये एक मैंने आजाद ग्रुप बनाया, ये लोग हैं, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। अब वो इंडिपेंडेंट अगर अपोजिशन बेंचों पे नहीं बैठते
तो फिर आप समझेंगे कि ये गलत है। ठीक, अच्छा नहीं, इसमें चोई साहब फिर देखिए टेक्निकली स्पीकिंग, और यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही है, अभी तो आपके पास तो अगर देखें ओपोजिशन के पास 57 सेनेटर हो गए, तो अदम एतमाद ले आए, गिलानी साहब को उस कुर्सी पे बिठा दें। यही नून लीग भी कह रही है कि अगर 57 लोग हमारे साथ हैं तो अदम एतमाद क्यों नहीं ले आते। अच्छा, 51 पे मना था, किसी ने पाबंदी लगाई थी कि अगर एक के पास 48 वोट हो और एक के पास 51 हो तो अदम एतमाद नहीं आ सकता, किसी ने पाबंदी लगाई थी। अगर 57 पे आ सकता है तो 51 पे भी आ सकता था ना अदम एतमाद। जी जी। सो हम पहले तमाम कानूनी जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करेंगे, और अगर वहां से हमें कोई रिलीफ ना मिला, जो कि हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा, बड़ी ये तो सीधी डकैती हुई है जो हमारे साथ हुई है, तो उसके बाद हम इस तरफ भी आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन उसमें चोई साहब फिर कैसे आप नून लीग को मनाएंगे, उनके बगैर तो अदम एतमाद हो नहीं सकती। लेकिन नून लीग तो कह रही है अदम एतमाद लाएं, नहीं, लेकिन सर ये जिस तरफ मामला लेकिन नून लीग तो सर ये भी कह रही है कि आपने जितवाया संजरानी साहब को खुद, तो ये मामला जिस तरफ जा रहा है, जो इख्तिलाफात दोनों जमातों में पैदा हो चुके हैं, वो इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए आसानी का इशू नहीं है, वो खुद तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आए। जब हम लेकर आएंगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये उनका वतीरा है, ये कोई नई बात नहीं है उनकी। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताएं पीडीएम बनाने में बिलावल का क्या रोल है और इनका क्या रोल है? बनाई बिलावल ने, लोगों की जुबानें बंद थी। जी जी। जब लोगों की जुबानें बंद थी, ट्विटर खामोश थे, टेलीफोन नंबर बंद थे, उसमें बिलावल लोगों के पीछे पीछे बिलावल भुट्टो फिर रहे थे कि हमें कोई एपीसी करनी है, हमें कोई इत्तेहाद बनाना है। इत्तेहाद बनाया है तो खुद से ही एक जनरल सेक्रेटरी बन गए, मौलाना साहब को उन्होंने प्रपोज कर दिया, उन्होंने मौलाना साहब को प्रपोज कर दिया, और अब वो जो इत्तेहाद का सरबरा है उसको तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा, उसको सारों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन इसकी बजाय हो ये रहा है कि वो पहले बाहर से चीजें तय करके आ जाते हैं और इत्तेहाद के अंदर आकर बैठकर इंपोज करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एएनपी की क्या नाराजगी है, आप खुद मौलाना साहब हैं, इत्तेहाद के सदर हैं और पीडीएम के, और भाई को बना दिया उधर केपीके में, आप दूसरों को भी तो मौका देना। और ये भी तय हुआ था पहले में कि ये रोटेशन में होगा। अब बात करें, ना नून लीग मान रही है ना मौलाना साहब मान रहे हैं। ठीक, अच्छा, हमने भी एमआरडी देखी है, एआरडी देखी है, हमने सारे चोई साहब अगर एएनपी भी नाराज है और आपकी बातों से भी यही झलक रहा है कि नाराजी है, तो ये जो 4 को आपने सीसी में फैसला करना है तो वो तो तकरीबन एविडेंट हो चुका है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी, क्योंकि इस्तीफे आप क्यों देंगे ऐसी जमात के लिए जिनसे आप खुश ही नहीं है, नाराज हैं उनसे। नहीं, मुझे ये बताएं, खुशी नाराजगी का नहीं है, मुझे ये बताएं जिस दिन 26 मार्च की डेट आप दे रहे थे जी, उस दिन चाहिए था ना कि आप फैसला करते कि ये पहले इस्तीफे देंगे फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। पहले आपने ऐलान कर दिया, फिर आपको अचानक याद आ गया, ये सैबोटाज किया गया है लॉन्ग मार्च, बाकायदा सब्र। मुझे ये बताएं तैयारी क्या थी? निसार खोड़ो ने सिंध के अंदर हर डिवीजन में जाकर मीटिंग की है। मुझे बताएं पंजाब में, एक मिनट, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूं, राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, पीडीएम का एक लाहौर के जलसे से पहले पीडीएम की मीटिंग होती है, गुजरांवाला जलसा से पहले पीडीएम की मीटिंग होती है। बताएं एक मीटिंग बुलाई उन्होंने? बताएं एक तैयारी थी? बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, जिस दिन हम हमजा शहबाज के घर गए थे तो बिलावल साहब बात कर रहे थे लॉन्ग मार्च पे, तो मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर ने कहा कि बिलावल साहब लगता है आप तो लॉन्ग मार्च पे सीरियस है। तो हमने वापस आकर डिस्कस किया कि इनकी ना तैयारी है और आगे से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये करेंगे क्या? और वो ब्लेम अगर नहीं करना था तो 100 तरीके थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जब एक स्ट्रेटेजी कामयाब होगी, आपकी स्ट्रेटेजी सेनेट इलेक्शन वाली कामयाब होगी, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए, इत्तेहादियों के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हुए, जिमनी इलेक्शन में आप जीते और जिमनी इलेक्शन में आपने एक्सपोज कर दिया 2018 का इलेक्शन, और सेनेट का इलेक्शन, इस गिलानी साहब का इलेक्शन इस बात का ऐलान था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है, स्पीकर के खिलाफ हो सकता है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है। आप उससे एकदम आ गए कि नहीं इस्तीफे दें। ठीक है, अच्छा चोई साहब, टाइम थोड़ा सा, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम रह गया, एक दो मुख्तसर से जवाबात आपसे चाहिए। एक तो ये कि क्या अभी भी इसके चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी की सीसी इस्तीफों के बारे में फैसला कर ले, यस और नो?
वो तो सीईसी के अंदर फैसला होगा ना क्या होता है, लेकिन चांसेस हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाएंगे, मुस्ताफी होने का फैसला नहीं, मसला ये कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाएंगे कि आप इस्तीफे देकर 18वीं तरमीम का खात्मा चाहते हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन पार्ट्स में कराएंगे। अच्छा, पागल है, और सारी सीटों पे एक बार इलेक्शन करा दें। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब आखिरी सवाल आपसे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया गया, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा उस पर माफ़ी मांगी आफ्टर 2 years। अब ये जो कुछ हुआ है, नून लीग का मौक़िफ़ है कि इस पर भी आगे जाकर, चूंकि आप बाप के वोटों से बने, तो डाउन द लाइन आप माफ़ी मांगेंगे सारी सियासी जमातों से। सो बाप के साथ मिलकर जो किसी ने किया है वो फिर माफी मांगना शुरू करें। लोग तो 35 साल बेनिफिशियरी हैं ठीक उसके, तो हमें ताने ना दें, वो मेहरबानी करें, ठीक, वो माफियों का सिलसिला शुरू करें इब्तिदा से। चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुशीर खजाना हफीज शेख को घर भिजवाने के एक ही दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में एक और अहम तब्दीली की है। वज़ीर-ए-आज़म की मखसूसी बराए तवानाई ताबिश गौर को पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जो पहले नदीम बाबर के पास था और जिन्हें पेट्रोल इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इसी इंक्वायरी कमीशन में यह इंकशाफ भी हुआ था कि बाइको नामी कंपनी, जिसके ऑडिट कमेटी के ताबिश गौर चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी पेट्रोल बहरान में मुलविस थी और 23 अरब रुपए तक के पेट्रोल स्मगलिंग के स्कैंडल में भी मुलविस रही। और इसी रिपोर्ट पर ताबिश गौर ने एक बार इस्तीफा भी दिया था। यह सवाल हमने ताबिश गौर के सामने भी उस वक्त रखा था, उनका क्या जवाब था, ये सुन लें। ऑयल क्राइसिस में बाइको पेट्रोलियम को ब्लेम ये लगा कि वाइड स्प्रेड रॉन्ग डूइंग एंड कॉल्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आप जो हैं उसके चेयरमैन ऑडिट और HR रह चुके हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता कि जहां अगर बाइको की बात आती है तो आप तो जाहिर बात है आपके होंगे अभी भी वहाँ पर बाइको के साथ रिलेशंस और सारे। जब मैं आया था हुकूमत में आज से 3 माह कबल, तो मैं बाइको से रिज़ाइन कर दिया था उसी वक्त। अच्छा। लेकिन उससे पहले यकीनन मैं उनके बोर्ड पे था एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और HR कमेटी और ऑडिट कमेटी का चेयरमैन था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। लेकिन जो ये इल्ज़ाम बाइको पे लगे हैं, एक तो ये कि उन्होंने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया है। स्टे ऑर्डर लिया है तो उसका मतलब है कि शायद इल्ज़ामात में इतना वजन ना हो उसकी। अहम बात यह भी है कि क्या ताबिश गौर की तैनाती अभी फिल वक्त जो है वो कुल वक्ती है और हुकूमत नदीम बाबर की वापसी का दरवाज़ा खुले रखे हुए है, क्योंकि पेट्रोलियम और तवानाई की वजारतें जो हैं वो हुकूमत के लिए नहायत अहम है। बिजली की कीमतों का मामला हो या IPP से डील हो, यही वजारतें हुकूमत के बड़े मसाइल का हल निकाल सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है नाज़रीन कि जिस तरह वजारत ख़जाना को एक टेक्नोक्रेट से वापस लेकर एक मुंतखब रुकन असम्बली को चार्ज दे दिया गया है, हमाद अज़हर को, क्या दीगर वजारतों में भी आहिस्ता आहिस्ता यही होगा? विफाकी काबीना में गैर मुंतखब अराकीन जो हैं और टेक्नोक्रेट्स के खिलाफ काफ़ी पहले से उन पर यह तनकीद होती रही कि उनका ना तो कोई स्टेक होता है, ना ही वो अवाम को जवाबदेह होते हैं। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। इस तनकीद के बाद हुकूमत ने मामलीन ख़ुसूसी और मुशीरों के असासों से मुतालिक भी कानून बनाया, लेकिन मफादात के टकराव के सवाल कम नहीं हुए। अब्दुल रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर जैसे अहम ओहदों पर बैठे अफराद जिनके पावर सेक्टर्स में अच्छे खासे अरबों रुपए के मफादात मौजूद हैं, काबीना में वो रहे। नदीम बाबर साहब तो अब चले गए हैं, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब अभी भी हैं और यही दावा वो करते रहे कि हुकूमत में शामिल होने के बावजूद वो अपनी कंपनी से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उनके शेयर्स तो अभी भी मौजूद हैं और ख़ुद ही वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनसे उनकी कंपनीज को ही उसका फ़ायदा और नुकसान उससे जुड़ा हुआ है। आपके स्टेक्स हैं पावर सेक्टर में, तो ये कैसे माना जाए कि जो फैसले आप कर रहे हैं उससे आपको ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुंचता, और मफादात के टकराव का जो सवाल इमरान खान माजी में बार बार उठाते हैं उसका इतलाक आप पर क्यों नहीं होना चाहिए आज?
पहली बात यह है कि मेरा पावर सेक्टर, पावर डिवीजन के ऑपरेशन में कोई अमल दखल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे, ना कभी था पहले दिन से। मैं पहले चंद महीने जब मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन की तो मेरा टास्क फोर्स ऑन एनर्जी रिफॉर्म्स का मैं चेयरमैन था, आज भी हूँ। दूसरा हिस्सा इसका देख लें कि मैंने जब गवर्नमेंट ज्वाइन की मैं उससे पहले ही अपनी कंपनी से स्टेप डाउन कर चुका हुआ था। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जब भी कभी आईपीपी के मामलात का कोई मैटर किसी कैबिनेट कमेटी में या कैबिनेट में आया है, आई हैव ऑफिशियली रिक्यूज्ड माई सेल्फ। क्या वफाकी काबीना में मजीद मुंतखब अरकान का इजाफा जो है वो नागुज़ेर हो चुका है? क्या इमरान खान मफादात के टकराव के साथ साथ अहम ओहदों पर अब ऐसे अफराद को तैनात कर सकते हैं जो बराह रास्त अवाम को जवाब दे हों? काबीना में मजीद तब्दीलियों के चर्चे भी हो रहे हैं, क्या तब्दीली मुतवक्के है? इसी पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब से, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे भी हैं, जिनसे मुतालिक भी अफवाहें गर्म है कि उन्हें भी एक नया ओहदा मिलने वाला है। फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो आपसे यही कि हफीज शेख साहब को कहा गया बड़ी अच्छी है कारकर्दगी, सेनेट में उनको फील्ड किया गया, पूरा जोर लगाया गया, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको सेनेट में इलेक्ट करवाने के लिए। अचानक गवर्नमेंट को यह ख्याल आता है कि नहीं, उनकी कारकर्दगी नहीं है ठीक, और उनको फारिग कर दिया जाता है। इसी तरह नदीम बाबर के बारे में भी जब हम सवालात उठाते रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बार बार डिफेंड किया, लेकिन अब अचानक उन्हें भी हटा दिया गया। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी रियलाइज कर लिया है कि उनके जो पहले फैसले थे वो शायद दुरुस्त नहीं थे? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई फैसला आता है तो उस फैसले में से हम ये चीज सोचना शुरू कर देते हैं कि ये गलत फैसला था या ठीक फैसला था। देखें, जो बुनियादी चीज ये है, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं जिन जिन सेक्टर्स के अंदर ये लोग थे, मुल्क को एक माशी चैलेंज भी आपके लम्हे है कि एक बहुत बड़े पैमाने के सामने हमारे पेश था जब हमने हुकूमत संभाली। उसमें सबसे बड़ा तो $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, $60 अरब की हमारी इंपोर्ट्स थी और $9 अरब के हमारे पास रिजर्व थे। और आदिल, आपको इल्म में है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ था। अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जाहिर बात है कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए रैपिड चेंजेस भी दरकार थी। आपने कुछ फैसले भी लिए और आपने देखा कि हमने डिफॉल्ट को भी रोका। आज आपका रुपया दोबारा तगड़ा हो रहा है, फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस में बदला, इंपोर्ट्स के ऊपर हमने काबू पाया। अब वजीर आजम ने 2.5 साल बाद एक मिड टर्म रिव्यू किया है और हर गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपनी आवाम को मैक्सिमम फैसिलिटेट करे। और हफीज शेख की नो डाउट उनकी एक्सपर्टीज है कि जो हमारी इंटरनेशनल इदारे हैं, उन इदारों के साथ निगोसिएशन के हवाले से, टाइट फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से जहां तक उनकी मैं समझता हूँ जरूरत थी, उसमें उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया। अब वजीर आजम साहब जो हैं वो एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज हैं वो आम आवाम के लिए फैसिलिटेशन के हवाले से होंगी, महंगाई में कमी के हवाले से होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ फराहम करना है। और हमाद अजहर जो है वो इससे पहले बजट भी पेश करते रह चुके हैं, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पहले भी वसद उमर साहब के साथ एज ए स्टेट मिनिस्टर काम कर रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर के ऊपर, FBI उनके अंडर थी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर को अब ये चार्ज दिया है और वैसे भी एक वफाकी फुल टाइम मिनिस्टर की जरूरत थी इस सीट के ऊपर, क्योंकि आपके इल्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया। बिल्कुल वो है। और वहां अच्छा, इसमें फरूक हबीब साहब बड़ा तफसीली आपका जवाब आया कि जिस हालत में आपको मईशत मिली और जहां पर आप उसको लेके आ गए हैं, हमें तो बार बार पिछले 3-4 महीनों से बताया गया माशी इशारिये भी बेहतर हुए और कुछ उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, रुपए भी स्ट्रेंथन हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली डॉलर थोड़ा बहुत डिवैल्यू हुआ, इसी तरह GBP डिवैल्यू हुआ, रुपए लेकिन फिर भी माजी के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रेंथन है। आज भी मेरा ख्याल है वो रुपए इस वक्त वर्सेस डॉलर जो है वो पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छे साइंस हैं। लेकिन इस अच्छे साइंस के बावजूद हफीज शेख साहब को जो लोग मईशत को थोड़ा बहुत समझते हैं, तो एक ऐसे वक्त में उठाना जब आप IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, या तो इससे थोड़ा सा पहले हटा देते या थोड़ा सा वेट कर लेते। 2 महीने बाद आपने बजट पेश करना है, तो उस वजह से उस पर सवालात उठ रहे हैं कि इस डिसीजन की टाइमिंग जो है वो या तो थोड़ा सा पहले कर लेते या बजट के बाद कर लेते।
देखें, बात यह है कि जो बजटरी प्रेपरेशंस होती हैं वो अलॉन्ग साइड आपकी मिनिस्ट्रीज कर रही होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तयशुदा होती हैं। इसमें बुनियादी मेन चीज़ जो है वो आपकी PSDP होती है। बाकी आपको पता है कि आपने रनिंग सैलरीज के एक्सपेंडिचर आपका कितना है, कितना एक्सपेंडिचर आपका दिफा में जाना है, उसके अंदर कितना इजाफा होना है, तनख्वाहों में आपने कितना इजाफा करना है, और आपके रेवेन्यू टारगेट कितना होगा, कितना रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया है। तो ये तमाम चीज़ें साइड बाय साइड जो हैं वो पूरा साल ही चल रही होती हैं, और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर को बजट की प्रेपरेशन के अंदर जो है वो हुकूमत को किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा। बल्कि ये जो आइंदा आने वाला बजट है, ये बजट जो है वो अवामी बजट होगा, प्रो अवाम बजट होगा, और इसमें अवाम को बड़ी तादाद के अंदर रिलीफ फराहम करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि मेन बुनियादी टारगेट होगा। इसका लुबे लुबाब ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको चेंज इस वजह से किया कि आगे अवाम दोस्त पॉलिसीज आनी है, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन जो इतनी बढ़ गई थी, अगर इस वजह से भी किया, मैं इसलिए बार बार आपसे ये सवाल दोहरा रहा हूँ कि अब फर्ज करें यूटिलिटी बिल, बिजली और गैस 100% महंगी अब तक हो चुकी है जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, तो उसमें हफीज शेख का तो कुछ नहीं है। अगर ऐसी चीजें महंगी हो रही हैं तो वो कैसे इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे? नहीं, देखें उनकी नाकामी कैसे? देखें कुछ चीजें ये हैं, मैं हफीज शेख की नाकामी के हवाले से बात नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा हूँ टीम सिलेक्शन के हवाले से। और वज़ीर आज़म साहब यकीनन बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किस वक्त के ऊपर किस खिलाड़ी को किस बैटिंग ऑर्डर के ऊपर खिलाना है, और यकीनन आप देखेंगे कि इस फैसले के भी बेहतर नताइज जो है वो सामने आएंगे। जहां तक रहेगी बात, देखिए गैस की, बिजली की, हमें किसी किस्म का शौक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब तो जहां से कोई पैसा बचता है, आपने देखा कि उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। ना उनका कोई कैंप ऑफिस है, ना वो बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं, तो कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर चले जाते हैं, और उन्होंने काफी कंटेन किया है चीजों को। मैं ये समझता हूँ जो असल मसाइल हैं, देखें गैस के हमारे ज़खायर कम होते जा रहे हैं, हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी 30% कम के ऊपर जो हमने आइंदा 10 साल के लिए जो है वो माहिदे किए हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त माहिदा है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, बड़ी ज़बरदस्त डील ली। वही डील PMLN ने जो है वो महंगे दामों और सख्त शराइत के ऊपर जो है वो वहां से की थी। और आप जो बिजली का मामला है, वो भी महंगे बिजली घर हैं, 50,000 मेगावाट की आप कैपेसिटी लगा ली है, डिमांड हमारी 25 से 30,000 मेगावाट की है, और इस किस्म के मामलात हैं, हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं। तो ये भी एक चैलेंजेस है एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो हुकूमत को जिसका सामना है। इंशाल्लाह इससे भी हम निपट लेंगे। और आप ये देखें, फिर मैंने आपको कहा कि एक मिड टर्म रिव्यू है, और इमरान खान साहब, ये अच्छी बात है। पहले ये होता था कि आप अपनी देखते थे, लॉयल्टी को देखते थे, और ये देखते थे पसंद नापसंद को सामने रखा जाता था। वजीर आजम के सामने हमेशा उनकी सारी जिंदगी के करियर में वो परफॉर्मेंस को देखते रहे हैं, और वो मैच विनिंग प्लेयर्स के साथ हमेशा जाते रहे। तो मैं यहाँ भी समझता हूँ कि अच्छा है कि वजीर आजम साहब हमेशा अपने वज़रा को ऑन देयर टोज रखते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं, और उन टारगेट्स का जो है वो मिड टर्म रिव्यू भी करते हैं। और अच्छी बात है कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है, वो आएंगे इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा फरूख हबीब साहब, मिड टर्म रिव्यू का मतलब ये कि हमाद अजहर साहब की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हफीज शेख साहब की ठीक नहीं थी, तो ये मिड टर्म रिव्यू जो है ये तो एक एडमिशन भी है कि जो मीडिया या अवाम जो तनकीद कर रहे थे कि महंगाई है, मईशत ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, वो फिर दुरुस्त कह रहे थे सारा। नहीं, देखें बात यह है, मैंने फिर आपसे ये गुजारिश की कि यहाँ पर हम ये तासुर नहीं ले सकते कि हफीज शेख की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो इस वजह से जो है वो उनको हटा दिया। मैंने आपको ये कहा कि वजीर आज़म साहब आइंदा जो अब इकदामात, जो पॉलिसीज लेके आगे चलना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने मुनासिब फैसला किया कि वो हमाद अजहर साहब को वजीर खजाना का जो है वो मनसब दें। और उसके साथ फिर मैंने आपको कहा कि वजीर खजाना के लिए एक वफाकी वजीर का होना ज़रूरी है, उसने ECC की मीटिंग्स चेयर करनी है। हफीज शेख साहब जो है वो सेनेट का इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे, लिहाजा वो उनको वफाकी वजीर का ओहदा वो नहीं रख सकते थे। अच्छा। ये भी एक इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल हमारे। अच्छा ये बताइए, बाकी जो फरूख साहब चेंजेस हो रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अब तक हफीज शेख साहब की आई है और या नदीम बाबर को हटाने की, ताबिश गौर को लगाने की, बाकी कब तक अनाउंस कर देंगे? और ये जो मीडिया पे चल रहा है कि जी कोई कह रहा है आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भिजवाया जा रहा है, अनवारुल हक काकड़ को फॉरेन अफेयर्स में भिजवाया जा रहा है, इस किस्म की जो चेंजेस हैं, बुख्ती साहब को इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाया जा रहा है एज ए स्टेट मिनिस्टर, ये कब तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी? और क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये शफलिंग जो है, रिशफलिंग, ये कार्ड्स पर है या वैसे ही हम साफी बैठ के खबरें बना रहे हैं, टिकर्स बना रहे हैं? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ों का यकीनन, जैसे मैंने आपको कहा कि वज़ीर आज़म
साहब जो है वो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते रहते हैं, और यकीनन अब भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों को रिव्यू उन्होंने किया होगा। और अभी तक तो जो तमाम चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने आ रही हैं, लेकिन इसका डिसीजन और फैसला जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने करना है। उसका क्या वक्त होगा, किस वक्त के ऊपर वो इसका ऐलान करेंगे, अनाउंस करेंगे, वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार भी वज़ीर आज़म साहब के पास है कि उन्होंने अपनी काबीना के अंदर अपनी किस टीम के साथ जो है वो काम करना है, और जो लोग होंगे वो सामने आ जाएंगे। उससे पहले मीडिया के ऊपर तो खबरें आपके इल्म में है कि हमेशा जो है वो ज़राए के साथ चलती हैं, और आपके ज़राए तो बाज़ का जो है वो हमारे से ज़्यादा तगड़े होते हैं। फरूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की ताज़ा तरीन लहर कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कई माह बाद एक दिन में इस वबा से 100 मौत हो चुकी हैं। केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रात सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक समेत ओहदे से फारिग होने वाले मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मज़बत बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, लेकिन इस वक्त कोरोना से बचाव के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक है एहतियात और दूसरा है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन लगवाने का अमल कितना शफाफ है? एक वफाकी वजीर और उनके अहले खाना की वायरल वीडियो सामने आने के बाद सवालात उठ चुके हैं कि क्या वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने वैक्सीन लगवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान में 62 अफराद को वैक्सीनेशन दस्तयाब बनाई जा रही है? यह वीडियो कल से सोशल मीडिया पर सामने आई, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं दिया गया, जो इसलिए सवालिया निशान है कि जब ऐसा मामला सिंध में उठा, जहां नून लीग के रहनुमा और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के खानदान की ऐसी तस्वीर वायरल हुई, तो हुकूमती अराकीन फौरी तौर पर हरकत में आए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने बयानात दागे, लेकिन आज जब खुद हुकूमती वजीर और इत्तेहादी जमात के सीनियर रहनुमा एक तनाज़े की जद में हैं, तो ये लोग खामोश हैं। तनकीद की जा रही है तो सिर्फ उसी वीडियो में नजर आने वाली अदाकारा इफ़त उमर पर, जो गलत नहीं, क्योंकि अदाकार हों, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, अगर कोई भी अपने असर रसूख से वैक्सीन लगवा रहा है, क्यों जंप कर रहा है, तो सवाल सिस्टम पर उठता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हर खास व आम को वैक्सीन लगे, लेकिन जो अफराद ज़्यादा रिस्क पर हैं, इस वक्त तरजीह बुनियादों पर उनका हक है। तशवीशनाक बात यह है कि वफाकी वजीर समेत अदाकारा इफ़त उमर की जानिब से जो दिफा सामने आया वो भी कमज़ोर नजर आ रहा है। दोनों की जानिब से दावा यह किया गया कि उन्होंने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया, जिसकी दूसरी डोज इस वीडियो में लगाई जा रही है, लेकिन जिस वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा था उसकी सिर्फ एक ही डोज है, और उसके लिए भी पहले तो आपको ट्रायल सेंटर जाना पड़ता है। वहाँ भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको वैक्सीन लगाई भी जाएगी या नहीं, क्योंकि ये जो है ऐसा ट्रायल होता है कि जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती, और जो इदारे इस ट्रायल का हिस्सा हैं वो ये कह चुके हैं कि ट्रायल ख़त्म हो चुके हैं और वो नहीं जानते कि तारिक बशीर चीमा को किसने वैक्सीन लगवाई। पंजाब हुकूमत तक लाइल्म है अगर ट्रायल की वैक्सीन नहीं लगी तो फिर कौन सी वैक्सीन उन्हें लगी। जिस वैक्सीन का नाम लिया जा रहा है वो तो ट्रायल के अलावा पाकिस्तान में दस्तयाब ही नहीं। अब तक निजी सेक्टर में वैक्सीन जो है वो दस्तयाब है ही नहीं वो वाली। आज ही वफाकी वजीर असद उमर ने ऐलान किया कि कैंसानो नामी ये वैक्सीन पाकिस्तान में अप्रैल के वस्त से जो है वो दस्तयाब होगी। यानी वफाकी वजीर ने ना सिर्फ अपना सरसूख इस्तेमाल किया बल्कि दिफा में झूठी दलील भी दे दी। अब सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। क्या वफाकी वजीर के खिलाफ एक्शन भी होगा या वही होगा जो सिंध में हुआ? जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो तो लगवा गए, सिर्फ एक डिप्टी जो हेल्थ ऑफिसर है उसको मुअत्तल किया गया। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक हो चुकी है, केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन की फराहमी पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन कल से एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें एक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा अपने अहले खाना के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं और बज़ाहिर उन्होंने अपना रसूख इस्तेमाल किया। आपने बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी इस मामले की तहकीकात की हैं, क्योंकि सवाल जो है वो हुकूमत की शफाफियत पर उठ रहे हैं। लेकिन जी, ये जो कुछ भी हुआ है वो मैं समझती हूँ बिल्कुल मुनासिब नहीं था, और इस वक्त हमारे पास प्रायोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और 60+ सीनियर सिटीजन्स हैं। अगर उससे छोटी एज कोई अगर आउट ऑफ टर्न अगर अपनी लगवाता है, वो चाहे जिस तरीके से भी उनके पास आई हो, वो मुनासिब नहीं है और वो राइटफुल लोगों के हक के ऊपर एक ज्यादती है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक गैर मुनासिब चीज़ थी और डेफिनेटली इसके ऊपर पूछा भी जाएगा और इंक्वायरी भी होगी। फिर प्रॉबली उन्होंने कोई ट्रायल वैक्सीन के जो डोजेस थी उसमें से शायद उन्होंने कोई यूटिलाइज की है, मगर बहरहाल जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी
मुनासिब नहीं था, इसलिए उसको हम लोग अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ी खुल के वाज़े अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, लेकिन आपने जो नुक्ता उठाया कि ये ट्रायल की वैक्सीन थी, तो क्या ये ट्रायल की वैक्सीन घरों पर आकर लगती है? खुद जो इदारे ट्रायल कर रहे हैं, वैक्सीन जिन्होंने करवाई है ट्रायल वैक्सीनेशन, वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल तो ख़त्म हो चुका है, हमें मालूम ही नहीं कि उनको किसने वैक्सीन लगवाई। एक तो अमल गलत, फिर दिफा भी गलत, उस पर वज़ीर आज़म क्या अब एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए जी, ज़ाहिर है ये बात अब इतनी हाईलाइट हो गई है और ये सीरियस इशू है, क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर हम लोग तो खुद, मेरी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है पर चूंकि मेरा नंबर नहीं आया इसलिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई टर्न। हालांकि हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मगर हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब डेट आएगी तो तब हम लोग जाके लगवाएंगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बाकी भी जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं या किसी और तरीके से वो हैं, उनको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और ये आउट ऑफ टर्न चीज़ें जो हैं इसको बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैंसाइनो के साथ मुआहदा हुआ, ये कब तक ये वैक्सीन दस्तयाब होगी? क्या निजी तौर पर भी उसे फराहम किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को भी? उस बारे में बताइएगा ज़रा। देखिए, हुकूमत के साथ तो जो मायदा हुआ है, आज 70 लाख वैक्सीन का जो फाइनल हुआ है, जिसमें से 30 लाख जो हैं वो कैंसिनो बायो की हैं और 40 लाख जो हैं वो साइनोफॉर्म की वैक्सीन जो ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान में लग रही है, उसी की मजीद खेप जो है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। और ये वो वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान परचेज कर रहा है, जो हम लोगों ने एग्रीमेंट के तहत जिसकी पेमेंट की है और वो हम लोगों ने खरीदी है। तो जो कैंसिनो बायो की है वो हमें बल्क में वो मिल रही है, उसकी एक बल्क फॉर्म में मिलेगी और वो पाकिस्तान में फिर उसको हम लोग तैयार करेंगे, यानी उसको वैक्सीन के फॉर्म में उसकी जो भी डाइल्यूशन होगी, जो उसकी प्रेपरेशन करके उसको वायल्स में डालना, वो सारी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में उसकी होगी। तो एक लिहाज से ये खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है, NIH पाकिस्तान में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, कि वहाँ पर हमारे पास वैक्सीन प्रोड्यूसिंग की जो हमारे पास लाइंस हैं उनको यूटिलाइज करके ये वैक्सीन जो है ये प्रोडक्शन में आएगी। तो इसका बल्क फॉर्म में हमें वो मिलेगी और उसकी 3 लाख मिलियन डोजेस जो हैं, 3 मिलियन डोजेस जो हैं, 30 लाख डोजेस वो पाकिस्तान में तैयार होंगी और फिर यहाँ से डिस्पेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, जो निजी सेक्टर में वैक्सीनेशन की कीमत के तयन पर तनाज़ा था, उसका क्या हल निकला? अब हुकूमत क्या वसूख से कह सकती है कि वैक्सीनेशन की जो कीमत है वो निजी सेक्टर में वो कोई ओवर प्राइस नहीं होगी? उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बात कर चुकी है। देखिए जी, ये रशियन वैक्सीन थी जिसका इमरजेंसी यूज अप्रूवल पाकिस्तान में दिया गया है और ये स्पुतनिक 5 की वैक्सीन है और इसको प्राइवेट सेक्टर को मंगवाने की इजाज़त दी गई थी, इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली कि जो प्राइस ड्रैप ने कैलकुलेट की थी, जो कि लैंडेड प्राइस प्लस 55% उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए जो दिया गया था फॉर्मूला, वो उन प्राइवेट कंपनीज ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था और वो लोग चले गए हैं और वहाँ से वो इस प्राइस के ऊपर जो उसके खिलाफ स्टे ले आए हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने एक बड़ा रीजनेबल प्राइस उनको कोट की थी जिसमें उनको भी प्रॉफिट हो जाए और लोगों को एक अफोर्डेबल रेंज में ये वैक्सीन मिल जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर अब इस केस को कोर्ट में ले गया। अब ये सब जुडिशियल है, तो मेरा ख्याल कोर्ट की रूलिंग क्या ऑर्डर्स दिए हैं और चूंकि मामला कोर्ट में है तो हम इसके ऊपर मजीद मेरा ख्याल है कमेंट। अच्छा, तीसरी लहर डॉक्टर साहबा आज अमवात में एक दिन में तकरीबन 100 तक पहुंच चुकी हैं। क्या अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत को कुछ मजीद सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? अवाम खुद तो क्या हुकूमती अरकान एहतियात नहीं कर रहे, जिसके नताइज हम सबके सामने आ रहे हैं? जी देखें, बहुत सारे सख्त इकदाम तो ऑलरेडी ले लिए गए हैं। पंजाब तो तकरीबन, लाहौर तो इस वक्त तकरीबन लॉकडाउन की सिचुएशन में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो बंद की जा रही हैं। बहुत सारे शहरों की जहाँ पर पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया है। कारोबारों को भी महदूद कर दिया गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। शादी हॉल्स, बल्कि शादियों के फंक्शन पे टोटल बैन लगाया जा रहा है। 2-1 दिन का मार्जिन दिया गया है ताकि जिनके फंक्शन बहुत करीब थे और वो कोई ऑल्टरनेट नहीं कर सकते थे उनको इजाज़त दी गई है। बाकी फर्स्ट से प्रॉब्ली शादियां भी सारी बैन हो जाएंगी। तो मैं समझती हूँ हर वो एक्टिविटी जिससे कोरोना का फैलाव
हो रहा था, उन तमाम एक्टिविटीज को जो है वो फौरी तौर पे बंद करने के अहकाम कर दिए गए हैं। चले डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत का आपने तफसीली इंटरव्यू देखा। तारिक बशीर चीमा साहब जो कि वफाकी वजीर हैं और वैक्सीनेशन जो वो लगवा रहे थे उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत ने साफ अल्फाज में कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वफाकी वजीर साहब ने ख़ुद को और अपना जो ख़ुद तो हो सकता है वो शायद 60+ भी हों, उनको वो भी हो, लेकिन वो भी घर में नहीं लगती और फिर अपनी पूरी फैमिली को और दोस्तों को भी लगवाना जो है यकीनी तौर पर वो दूसरे लोगों की हक तलफी के मुतरादिफ है। तो आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।